Hi everyone, welcome to Focal IS, and as promised on our channel that we are about to cover 25,000 questions, that is previous year question. 25,000 पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं आपके अपकमिंग यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो बात तथ्य क्लियर हो गया कि क्या होने वाला है, ये सीरीज इज ऑल अबाउट। नाउ ये प्रश्न पत्र कहाँ के होंगे, तो यूपीपीएससी ने अब तक यानी कब से 1990 से लेके जितने भी प्रश्न पत्र पूछे हैं वो सारों का संकलन होगा। ठीक है, विच इज विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशंस लाइक आरओ एआरओ, पीसीएस एंड अदर स्टेट्स के भी जीएस वाला जो पोर्शन होता है एग्जाम्स में, उनमें भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंक्लूडिंग एपीएस ऑफ यूपीपीएससी। ठीक है, तो ये तो है चीजें कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कशन क्या होने वाला है, रूपरेखा जो है वो बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, तो दैट विल नॉट बी ए इशू फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो कितने प्रश्न होने वाले हैं, तो 25,000 रैपिड फायर जीएस के क्वेश्चन होंगे, 25,000। नाउ अब आप बोलो कि आपने बहुत से टॉपर्स की या इनकी वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने पीवाईक्यूज की, कुछ लोगों ने बात की है, कुछ लोगों ने घटना चक्र की बात की है। तो घटना चक्र की बात करो या पीवाईक्यूज की बात करो, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र संकलन है किसका, पीवाईक्यूज का। ठीक है, तो घटना चक्र अगर हम कर रहे हैं तो इट विल टेक मच टाइम, क्योंकि घटना चक्र जो अलग अलग सब्जेक्ट का है वो बहुत लेंदी है, बिकॉज लेंदी जो उसमें साथ साथ जो है आपके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस के साथ कई क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए सिमिलर जो है थीम के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नाउ यूथ कंपटीशन टाइम एक नई बुक लेके आया है, 2000 वन लाइनर क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चंस को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि एक्सप्लेनेशन नहीं है तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस डिस्कशन, सो डोंट वरी। जहां पे भी नीड लगेगी कि एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आई विल पर्सनली एक्सप्लेन दैट सेक्शन इन फुल डिटेल। ठीक है, तो ये घटना चक्र के से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही चीज़ें आपको इस डिस्कशन में मिलने वाली हैं। ना ये 25,000 क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न बनता है कि कितने दिन में होगा, क्योंकि आरओ एआरओ का एग्जाम आपका अप्रैल मई के बीच में तो होगा ही। तो दीज डिस्कशंस ऑफ 25,000 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन रफली 14 to 15 क्लासेस, 14 से 15 क्लासेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लासेस रेगुलर नहीं आ पाएंगी, लेकिन एक दिन के अंतराल पे आपको मिलेंगी। पीछे बात बोला था 2-3 दिन में स्टार्ट होगा, लेकिन उसको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो एक दिन के अंतराल पे मिलेंगी, यानी 30 डेज का प्रोग्राम, 30 to 35 डेज मान लीजिए, 30 डेज का प्रोग्राम है। हमारे यूट्यूब चैनल के जो आपके शॉर्ट्स वाला सेक्शन है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा कि अगला पोर्शन कौन सा आने वाला है। ठीक है, अगला पोर्शन कौन सा आने वाला है, तो बी लिंक्ड विद दिस क्लास। ठीक है, लगे रहिए, लगातार वॉच करिए, पूरा देखिए, 1-2 वीडियो देख के देखिए कि कैसा है, एंड फॉर मोर डिटेल्स ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, तो वीडियो ऑफ दिस सीरीज, रैपिड फायर सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल। वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, बट टू गेट पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ यू हैव टू पे सम चार्जेस, एंड दो चार्जेस विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस, नॉट इन दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज ओरिएंटेशन सेशन फ्री फॉर ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग these 25,000 questions related with यूपीपीएससी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आपके आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ यानी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीसीएस 2025 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए, साथ ही साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है जो लोग उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड पीसीएस का कैलेंडर आ चुका है, उसके लिए भी उतना ही अहम है। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस के ऊपर एक वीडियो है बनी हुई, कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या आएंगे, वो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं विद डिस्कशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्राचीन भारत का इतिहास होगा, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स रखा है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मिक्स है या क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ तो राइट ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल ऑर्डर बताना है, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की जो साइट्स हैं उनका, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट में सबसे वेस्ट में अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी हमारी मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की साइट्स हैं इंडिया की। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर मैप बनाते हो तो महदहा जो आपका पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, प्रतापगढ़, तो ये सबसे वेस्ट में है। महदहा के बाद मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलता है लखनिया।
ठीक है, लखनिया दरी के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फॉल है यानी झरना है यहाँ पे। ठीक है, झरना है लखनिया दरी। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका पैरसा है ये मुंगेर बिहार में पड़ता है। एंड दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। एकमात्र मुख्य इंपॉर्टेंट मेजोलिथिक साइट है बिहार से। देन आता है वेस्ट बंगाल में आपका बीरभानपुर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होगा आपका वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये देखिए 2021 मेंस में यूपीआरओ के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इजी नहीं था। ठीक है, समझ पाओ तो। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मेजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका डिटेल डिस्कशन हम अपनी एक एनसीईआरटी सीरीज कुछ दिन में लॉन्च करेंगे, तो उसमें होगा। आरओ तक ये भी कंप्लीट होगा, तो डोंट वरी। ठीक है, नाउ करेक्टली मैच में पूछना है तो ये भी करेक्टेड है। निवासा इज चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल की साइट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ईसामपुर ये भी ताम्रपाषाण कालीन साइट है, कर्नाटक में पड़ता है। डिडवाना इज वेरी फेमस चालकोलिथिक साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड गुडीमलम इज वेरी फेमस चालकोलिथिक साइट फ्रॉम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, अब बात करते हैं। तो आप जो ताम्रपाषाण काल कहते हो, ठीक है, ये को साइट्स हैं, साथ में एग्जिस्ट करती हैं नियोलिथिक के, नियोलिथिक साइट्स ही हैं। ठीक है, नियोलिथिक साइट्स ही हैं, नियोलिथिक से अलग नहीं है। लेकिन दिस रीजन जो आपका बागोर, डिडवाना, खेतरी जो माइंस है राजस्थान की फेमस तांबे की माइंस हैं, इसकी वजह से, और यहाँ तांबा कुछ इस रीजन में जो है मिला है, तो ये रीजन और खासकर थोड़ा बहुत ये रीजन, ठीक है, यहाँ पे आपको जो सभ्यता मिलेगी, सभ्यता नहीं, जो कल्चर मिलेगा वो ताम्रपाषाण कालीन यानी पाषाण का भी यूज हो रहा है। ठीक है, यानी स्टोन का भी यूज हो रहा है और तांबे का भी यूज हो रहा है। कॉपर स्मेल्टिंग भी आती है इनको। ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग भी आती है। ठीक है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन लोग हैं। ठीक है, यानी ये कुछ नहीं, नियोलिथिक लोग ही हैं जिनमें कुछ नई चीजें यानी कॉपर स्मेल्टिंग का ज्ञान है इनको, नियोलिथिक पीपल को। ये ताम्रपाषाण कालीन लोग हैं, इतना आप समझना। तो इंपॉर्टेंट साइट्स एटलीस्ट इनकी याद रखो कि ताम्रपाषाण कालीन साइट्स कौन कौन सी हैं, और जो पूछेगा आपसे वो ये नॉर्थ ईस्ट में भी एक आध साइट है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि दजोली हांडिंग, दजोली हांडिंग। ठीक है, तो ये साइट कहाँ है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन हमने समझा, इसमें निवासा, ईसामपुर, ये सारी साइट्स हैं। ठीक है, राजस्थान की साइट्स की, राजस्थान में आपको न्यूलिथिक साइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड एनी न्यूलिथिक साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो भी साइट्स मिलेंगी आपको चालकोलिथिक साइट मिलेंगी। रीजन भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये न्यूलिथिक पीपल ही हैं, रहन सहन, झोपड़ी में रहना, वही सारी चीजें हैं जो न्यूलिथिक पीपल हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें विद एडिशन ऑफ कॉपर। ठीक है, अब यही हो सकता है कि मेजर जो है जो आपका फैसिलिटेटर रहा हो, जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट करता था यहाँ से तांबा, ये आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने हिस्ट्री वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि क्या इनका लिंकेजेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड पूछा है। लाइवलीहुड यानी रहन सहन का जो मेन सोर्स है फॉर पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम्स। अब इसमें एंशिएंट टाइम्स दे दिया है, समय नहीं बताया है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टोन एज पीपल का मेन जो है रहने खाने पीने का व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो हंटिंग वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, 1993 के यूपीपीसीएस में पूछा गया है। द साइट वेयर एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट सेटल्ड लाइफ हैज बीन फाउंड। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, द साइट वेयर एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट सेटल्ड लाइफ हैज बीन फाउंड। अच्छा, तो अर्लीस्ट सेटल्ड लाइफ, अब सोचिए कि दिस इज योर इंडिया। ठीक है, अब हम सुनते आते हैं कि हमारे यहाँ जो पाषाणकालीन मानव आए हैं वो सबसे पहले ये ईस्टर्न जो वैलीज हैं ऑफ अफ्रीका, यहाँ से इनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर आपको मानव यहीं से मिलेंगे। ठीक है, इनसे इधर इधर कुछ यूरोप की तरफ, अगर आप जो है स्टोन एज में जाके देखो। ठीक है, तो जब भी इंसान ट्रेवल करता है, ठीक है, ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करने में टाइम लगता है। ठीक है, साथ ही वो नॉलेज जो अपने साथ लेके जा रहा है उस नॉलेज ट्रांसफर में भी टाइम लगेगा। तो आप सोचो कि जो अफ्रीका में जो पूरा पाषाण काल होगा उसकी एज दूसरी होगी, और इंडिया में जो पूरा पाषाण काल होगा उसकी एज दूसरी होगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो जो वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहला
प्लेस हमको मिल रहा है जहाँ पे एक सेटल्ड लाइफ, क्योंकि मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल और पुराक पाषाण काल में लोग घुमक्कड़ थे, सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, एक जगह रह के घर जम बना के नहीं रहते थे। ये लोग स्लैश बर्न टेक्निक यूज करते थे, कुछ दिन रहते थे, फिर उसको अबेंडन करके दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन पहली बार जो लोग सेटल्ड हुए हैं वो हुए नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज में। और ये इसका जो एग्रीकल्चर का हमको एग्जाम्पल सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रहा है, आज के पाकिस्तान में, बलूचिस्तान सिंध के पास में पाकिस्तान में जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कौन सी? मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। और इसको हम जो है ब्रेड बास्केट ऑफ सिंध भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान या सिंध कह लो, ठीक है, थोड़ा सा सिंध और बलूचिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये मेहरगढ़, यहां से सबसे पहले एविडेंस हमको बार्ले के कल्टीवेशन का मिला है, बार्ले यानी जौ, ठीक है, वीट कल्टीवेशन का भी मिला है, वीट यानी गेहूं। और ये दोनों जो है ड्राफ्ट वैरायटी थी, बौनी प्रजाति थी, आज की गेहूं और जौ जैसी नहीं थी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, द साइट वेयर एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट सेटल्ड लाइफ हैज बीन फाउंड इज मेहरगढ़। कब पूछा गया? यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल जीएस 2008 में प्रश्न पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन गंगा वैली, अभी तो हमने बार्ले वगैरह का देख लिया, अब पूछ रहा है कि गंगा वैली में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन कहां से मिला है, ठीक है। एग्रीकल्चर पूछे, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो मेहरगढ़ मारोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर राइस का टू बी स्पेसिफिक होके पूछ रहा है तो मेहरगढ़ नहीं होगा, गंगा वैली नहीं भी दिया है तब भी मेहरगढ़ नहीं होगा। तो देयर इज अ साइट, एक जगह है आपका संत कबीर नगर, जो आपका पूर्वांचल में पड़ता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव, यहां से हमको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन मिला है। कल्टीवेशन बात कर रहे हैं, अगर कल्टीवेशन नहीं पूछा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस पूछा और लहुरा देव के साथ या लहुरा देव नहीं दिया है, चौपानी मांडो दिया है, तो चौपानी मांडो विल बी करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि लहुरा देव में हमको बोया हुआ धान मिल रहा है, लेकिन चौपानी मांडो में सबसे पहला एविडेंस हमको वाइल्ड राइस का मिल रहा है, जंगली धान का, ठीक है, वाइल्ड राइस का। अब ये चौपानी मांडो भी आपका कहां पे है? तो ये आपका प्रतापगढ़ वाली एरिया में है, ठीक है। यानी ये जो आप देख रहे हो महदहा है, ठीक है, ये चौपानी मांडो है, ये सारी के सारी एक मिर्जापुर में रिवर बहती है जिसको हम कहते हैं बेलन रिवर। कौन सी रिवर? बेलन रिवर। इसके आसपास जो भी कल्चर्स थे, स्पेशली ड्यूरिंग स्टोन एज यानी तीनों एजेस, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के यहाँ से हमको एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ साइट्स हैं, प्रतापगढ़ में कुछ मिलेंगी, कुछ सोनभद्र में मिलेंगी, कुछ मिर्जापुर में मिलेंगी और कुछ इलाहाबाद में मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेलन रिवर वैली, और बेलन रिवर वैली इज द साइट जहाँ से हमको तीनों फेजेस के क्या मिलते हैं? एविडेंसेस मिलते हैं, तीनों एजेस के, स्टोन एजेस के। क्लियर है? बेलन रिवर वैली से, ठीक है। तो गंगा वैली में हमको जहां से राइस कल्टीवेशन मिल रहा है वो है लहुरा देव, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। देखो प्री यूपीपीसीएस के प्री जीएस 2008 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम बेलन वैली की बात किए हैं, ठीक है, तो एक पर्सन है एसी कार्लाइल, एक फैक्ट ये याद रखना, आर्चिबाल्ड कार्लाइल नाम है, ये यहां से पहली पेंटिंग ढूंढते हैं, यानी स्टोन एज की, ठीक है। अब हमको पता है कि भीमबेटका में ढेर सारी पेंटिंग मिली है, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ से नंबर ऑफ सबसे ज्यादा पेंटिंग अगर क्लस्टर मिला है तो भीमबेटका से अराउंड 700 क्लस्टर्स मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका, ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये ज्यादातर मेसोलिथिक पीरियड की हैं। कब? मध्य पाषाण काल की हैं। तो इंसान का जो आर्टिस्टिक एंडेवर है, जो आर्ट की कला का जानकारी है, वो मध्य पाषाण काल में डेवलप हुई मान रहे हैं, लेकिन अचानक से तो डेवलप नहीं हुई होगी। तो जो आपका पूरा पाषाण काल का सबसे लोवेस्ट फेज है, सबसे लोअर फेज है, मतलब मध्य पाषाण काल के आसपास, जिसको हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज, उस समय इंसान कहीं ना कहीं पेंटिंग डांस करने लगा था, लेकिन इसका जो मेजर ग्रोथ है हमको मेसोलिथिक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक में भी कहीं कहीं पेंटिंग्स हमको मिली हैं, ठीक है। तो अपर पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग एसी कार्लाइल डिस्कवर करते हैं कहां से? बेलन रिवर वैली से। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द पेंटिंग। नाउ अब इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी में जो पेंटिंग से रिलेटेड कुछ और भी जगहों का नाम दिया है जो केव पेंटिंग्स हैं, ठीक है, केव पेंटिंग्स हैं। उसमें एक तो आपका
बेलन रिवर वैली है, दूसरा भीमबेटका है, ठीक, तीसरा मध्य प्रदेश का ही पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, सारे नाम याद रखना, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी है, और चौथा है आपका उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट जगह जिसको हम बोलते हैं लखू दयार। उदयार मीन्स होता है केव, लखू मतलब लाख, लखू दयार, ठीक है, और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से भी हमको क्या है अपर पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो इतनी ज़्यादा डिटेल कवर कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। फास्ट होगा तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, लेकिन इसको इसी पेस में चलने देते हैं। अब आते हैं, ठीक है, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइट ऑफ बागोर, ठीक है। अच्छा, तो बागोर इज इन राजस्थान, ठीक है। तो भारत में जो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो मेसोलिथिक एज में हम देख रहे हैं पेंटिंग हो रही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी कहाँ हो रहा है, तो मेसोलिथिक एज में ही हो रहा है पेंटिंग, और DOA डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी मेसोलिथिक पीरियड में ही हो रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो नियोलिथिक, ध्यान रखना, ठीक है, पेंटिंग हो रही है। तो मेसोलिथिक एज में इंडिया में दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पे सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस मिल रहे हैं। वन इज बागोर, ठीक, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के, दूसरा है आपका आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ तो यूपी में है, आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये दोनों साइट याद रखोगे, एक है बागोर राजस्थान में, ठीक है, वन इज बागोर इन राजस्थान, सेकेंड इज आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन MP, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड इन मेसोलिथिक पीरियड इन लखनिया ऑल्सो। अभी हमने बात की ना, लखनिया दरी की बात की थी, बेलन रिवर वैली में ही पड़ता है ये, बेलन रिवर वैली आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बेलन रिवर वैली में जो एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिलते हैं हमको लखनिया से, तो हमारे पास 3 हो गए, ठीक है, यूपी में लखनिया, राजस्थान में बागोर, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। 2018 PCS प्री में पूछा हुआ है, देखिए रिसेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रकृति आप देखते जाइए। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज बीन फाउंड इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 2008 में। अकॉर्डिंग टू एक्सक्वेटेड एविडेंस, ठीक है, जो खोदे गए साक्ष्य हैं, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरली ऑकर्ड इन, तो ये आंसर था मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड 2006 में पूछा गया। तो इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मेसोलिथिक लेयर विदाउट बरियल, ठीक है, विदाउट बरियल हैज बीन फाउंड इन, तो गुफरकल इन कश्मीर। अच्छा, सो ये जो गुफरकल है, गुफरकल इज फेमस नियोलिथिक साइट। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नियोलिथिक साइट है वो मेसोलिथिक साइट नहीं हो सकती ना, उससे पहले एक लेयर वहां मेसोलिथिक की रही होगी, ठीक है। और मेसोलिथिक लेयर विदाउट बरियल, तो मेसोलिथिक लेयर मतलब जो नई डिस्कवरी है यहाँ पे वो नियोलिथिक टाइम की है, ठीक है। इसके नीचे खुदाई करने पे एक लेयर हमको मिल रही है मेसोलिथिक बरियल की, ठीक है, गुफरकल में। अब गुफरकल के बारे में कुछ और साक्ष्य हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो ये कश्मीर से 70 किलोमीटर वेस्ट पे है, और ये ईस्ट में आपका एक और साइट पड़ती है। दोनों इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट हैं, इसको याद रखेंगे। एक है बुरज़ाहुम, दूसरा है गुफरकल, UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, गुफरकल। अब ये दोनों नियोलिथिक साइट हैं और फेमस हैं पिट ड्वेलिंग के लिए। किसके लिए? पिट ड्वेलिंग के लिए। पिट ड्वेलिंग क्या हो, श्रीनगर के आसपास है और ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होगी, ठीक है, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होगी, तो लोग क्या है गड्ढे खोद के उसमें रहते थे घर बना के, ये है पिट ड्वेलिंग। साथ में ये जो बुरियल के एविडेंसेस, जो शवदाह के एविडेंसेस मिल रहे हैं, दाह नहीं, शव जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो लोगों को दफनाने की प्रक्रिया है, उसके जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, इसमें इनके जो मानवों के साथ जानवरों को यानी कुत्तों को भी दफन करने के एविडेंसेस हमको यहाँ से मिले हैं, ठीक है, गुफरकल और बुरज़ाहुम दोनों से। तो ये चीज़ याद रखना। साथ में अभी आगे जब साउथ इंडिया की बात आएगी तो हमको एक बहुत बड़ा सा बरियल देखने को मिलेगा जिसको हम स्टोन बरियल कहते हैं। तो स्टोन बरियल के भी एविडेंसेस मिलेंगे, यानी जो है कोई एक जगह पे दफना दिया गया, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, स्लैब्स रख दिए गए, इस तरह से, ये स्टोन बरियल है। इसके और भी नाम हैं, आगे देखेंगे अभी, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ फूड ग्रेन्स बिगेन फर्स्ट इन नियोलिथिक पीरियड, तो यही आंसर है। अभी हमने देखा था कि एग्रीकल्चर जो सबसे पहले फूड ग्रेन
प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, नियोलिथिक पीरियड में, और 2005 में। रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक पिट ड्वेलिंग, देखिए ये क्वेश्चन आ गया जो ऊपर बताया था, रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक पिट ड्वेलिंग, ठीक है, जो मिट्टी में खोद के घर बना के रह रहे हैं लोग, हैव बीन फाउंड इन बुरजा होम एंड गुफरकल इन जम्मू एंड कश्मीर। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है, ठीक है। ऐश माउंड, ठीक है, अब ये देखिए ऐश माउंड नियोलिथिक साइट, ठीक है, बेसिकली ये ज्यादातर आपके आयरन एज साइट देखने को मिलेंगे, ऐश माउंड जो साउथ में ज्यादातर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, तो साउथ इंडिया में मिलेंगे, लेकिन कुछ नियोलिथिक साइट्स भी हैं, ठीक है। नियोलिथिक साइट कौन सी है इसमें पूछा गया, तो संगन कल्लू है। अभी संगन कल्लू पड़ता है कर्नाटक में, क्लियर है। और ये सबसे बड़ा जो है ऐश माउंट साइट है नियोलिथिक एज की, संगन कल्लू कर्नाटक का, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐश माउंट क्यों बोल रहे हैं, तो बेसिकली लोग जो है ना यहाँ पे घुमक्कड़ तरीके के ही रहे। यहाँ पे जो साउथ में सिविलाइजेशन है, जैसा कि नॉर्थ में सिविलाइजेशन का जो स्प्रेड हुआ, वो सिविलाइजेशनल स्प्रेड साउथ में थोड़ा लेट से होता है। तो यानी अगर नॉर्थ में इस वाले रीजन में आप देखोगे कि नियोलिथिक जो एज है वो 7000 बीसी से चालू हो गई, तो वहीं आपको साउथ में ये नियोलिथिक एज या आयरन एज जो है एक साथ चलेंगे, ठीक है, ये आपको 1500, 2000, 2500 बीसी के आसपास देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो नॉलेज ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स टाइम, ठीक है, इसको अपनी हिस्ट्री वाली क्लास में विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संगन कल्लू ऐश माउंट, तो हाँ, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनकी जो प्रकृति है, ठीक है, ये सिविलाइज्ड नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है, ये कल्चर ही है। और कल्चर कैसा है, तो ये स्लैश एंड बर्न जो है, स्लैश एंड बर्न जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। यानी कुछ दिन एक जगह रहे, ठीक है, वहाँ पे जो है कबीला बनाया, ठीक है, बीच में आग जला के रहते थे, कुछ करते हो, क्या तरीका था क्या रहने का वो नहीं क्लियर है, लेकिन नंबर ऑफ जो है झोपड़ी मिली हैं, झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गोल में, और बीच में एक जो है राख का टीला जो है बहुत सी जगहों पे मिला है, इसी को हम ऐश माउंट कहते हैं, और ये ज्यादातर साउथ इंडिया में मिला है, क्लियर है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम तो विंध्यन रीजन, अभी हमने देखा, ठीक है, तो विंध्यन रीजन बात की थी कि जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये विंध्यन रीजन में मिला है। हमने बात की थी चौपानी मांडो की और लहुरा देव की, ठीक है। तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। 2006 में ये यूपी यूडीए और एलडीए इज नथिंग बट जो आरओ अभी है आपका रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसको पहले अपर डिवीजन जो है और लोअर डिवीजन के नाम से जानते थे, यूडीए और एलडीए, ठीक है। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय ह्यूमन कौन सा था, तो ये वीट लिखा हुआ है बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। अगर आपके पास बार्ले लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, जौ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, देन यू विल गो विद वीट, ठीक, तब आप वीट के साथ गेहूं के साथ जाओगे, नहीं तो बार्ले इज द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस ने पहला जो अनाज यूज किया वो था जौ, ठीक है, जौ। अच्छा, अब यहाँ पे ऋग्वेद में भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आज जाते हैं जौ से रिलेटेड, यानी ऋग्वेद में भी अनाजों का नाम है और यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों ने पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। तो जो जौ है जिसको हम बार्ले बोल रहे हैं, जौ है, ठीक है, इसको जो है ऋग्वेद में यव के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक नाम याद रखना। और जो चावल है, राइस जो है, ठीक है, राइस जो है इसको व्रीहि के नाम से जानते हैं, ठीक है, व्रीहि, ठीक है, याद रखें व्रीहि, ओके। नाउ कॉटन कल्टीवेशन फॉर क्लॉथिंग वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो कॉटन का एविडेंसेस हमको नियोलिथिक पीरियड में भी मिले हैं, इंडस वैली के टाइम पे भी मिले हैं, और वैदिक टाइम पे तो जो है ऐसा कोई हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, बट जो लिटरेचर्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसके इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, तो हमेशा मिला है। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन टू इंटायर वर्ल्ड जहां पे कॉटन का पहली बार यूज हुआ, ठीक है। मॉडर्न टाइम में इट वॉज चाइना, बट एंशियंट टाइम में इट वॉज इंडिया। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, अभी हमने बात की थी ना, जो स्टोन बरियल की बात की, इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है मेगालिथिक कल्चर, ठीक है, जो कि ज्यादातर आयरन एज से रिलेटेड होगा और आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट वेर आइडेंटिफाइज एज प्लेसेस फॉर बरिंग द डेड, ठीक है, यही मतलब है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखो कि बड़े से पत्थर का एक स्लैब रखा जाएगा किनारे किनारे, ठीक है, और ये सेरेमोनियल भी कई बार होता है। सेरेमोनियल यानी कोई
कुछ नहीं है, कोई अस्थि इसके नीचे नहीं रखी गई, फिर भी ये समाधि है। ठीक है, तो ये कई बार सेरेमोनियल भी होगा, कई बार कुछ टुकड़े रखे जाएंगे, कई बार कुछ कटा उगटा मिल गया तो वो भी रखा जाएगा बेसिकली। ठीक है, और इनको जो है हम साउथ इंडिया में एक और प्रैक्टिस है, जैसे ये मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इसी तरह जो है हीरो स्टोन वर्शिप की भी प्रैक्टिस है। हीरो स्टोन वर्शिप, ठीक है, वर्शिप। तो क्या कहते हैं कि जैसे किसी फाइट में कोई मर गया, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है जिसकी डेथ हो गई, उसको याद करने के लिए, ठीक है, लोग क्या करते थे, एक पत्थर गाड़ देते थे। ठीक है, उस पर जो है तमिल ब्राह्मी, कौन सा टर्म है, ठीक है, ये काफ़ी तमिल ब्राह्मी 1500 से 1000 बीसी के आसपास हमको इसके साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसके बारे में, उसकी विजय, उसकी लड़ाई के बारे में कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम हीरो स्टोन वर्शिप या इन तमिल ब्राह्मी लैंग्वेज नाडुकल वर्शिप के नाम से भी नाडुकल स्टोन के नाम से जानेंगे, नाडुकल वर्शिप या हीरो स्टोन वर्शिप के नाम से जानेंगे, याद रहेगा। इसी को स्पेन में हम मेहनीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मेहनीर भी टर्म आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, मेहनीर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सारी स्लाइड्स जो हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर जरूरत हो। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ सिंगल ग्रेव। ठीक है, तो ये दमदमा से मिला है, और दमदमा जो है ये आपका, ये सारा का सारा यूपी स्पेशल हिस्ट्री है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 ह्यूमन स्केलेटन, नर कंकाल एक साथ मिले हैं सिंगल ग्रेव से, एक ग्रेव से, एक जो है क्या समाधि से, वो दमदमा से मिले हैं। अभी हमने बात की थी क्या है कि यूपी का एक जो है रिवर है बेलन रिवर, और इसका जो बेसिन है वो फैला हुआ है फ्रॉम प्रयागराज, प्रयाग, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रतापगढ़, यहाँ पे इसकी साइट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये दमदमा इज इन प्रतापगढ़। दमदमा कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ से 3 ह्यूमन के जो है कंकाल मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। ठीक है, सिंगल ग्रेव से। क्लियर रहेगा, 2016 में पूछा गया। द रॉक शेल्टर इन विंध्यन रीजन, जब विंध्यन रीजन की बात आए, रॉक शेल्टर की बात आए, तो 2 चीज़ें आ जाती हैं हमारे दिमाग में। एक तो आपका बेलन रिवर वैली, और दूसरा जो इधर जो आपका ये वाला रीजन है, यानी भोपाल के आसपास वाला जो रीजन है, यानी भोपाल के पास का रीजन की बात कर रहे हैं, तो बात हम कर रहे हैं भीमबेटका वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पे रॉक शेल्टर इन विंध्यन रीजन वेयर द मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इज लखनिया। ठीक है, तो लखनिया से अभी हमने और भी कुछ देखा था, अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो सबसे ज़्यादा जो बेलन रिवर वैली से हमें ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं वो लखनिया दरी से मिले हैं, लखनिया दरी। ठीक है, लखनिया से मिले हैं। एक ही जो ग्रेव से 3 कंकाल मिले हैं वो दमदमा से मिले हैं। ठीक है, 2016 में दोनों यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है, और यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री है, ये ध्यान रखना। ठीक है, भीमबेटका इज अ रॉक शेल्टर इन इंडिया वेयर द मोस्ट पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, बेसिकली सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहीं पे एबंडेंस में मिली हैं। बट भीमबेटका इज नॉट ओनली रॉक शेल्टर इन इंडिया जहाँ से आपको स्टोन एज की पेंटिंग मिली है। ठीक है, अभी भी हमने कुछ और रॉक शेल्टर्स के नाम लिए हैं। ठीक है, पर भीमबेटका से एक साथ आपको 700 जो है रॉक शेल्टर्स मिले हैं, छोटे छोटे रॉक शेल्टर्स, यानी नदी बहरी, नदी के किनारे इस तरह से छोटे रॉक शेल्टर्स मिले हैं जहाँ पे पेंटिंग्स हुई है। ठीक है, इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, किसी और दिन सुनेंगे। दाधेरी क्या है, तो दाधेरी इज अ पोस्ट हरप्पन आर्कियोलॉजिकल साइट। कहाँ पे है, पंजाब में है, बस इतना याद रखो। ठीक है, नाउ कॉपर एज साइट नवदातोली। ठीक है, नवदातोली ये चाल्कोलिथिक साइट है, याद रखना, चाल्कोलिथिक कल्चर की चाल्कोलिथिक साइट है नवदातोली, और ये एमपी में लोकेटेड है। कहाँ पे है, एमपी में। तो सारी चाल्कोलिथिक साइट का आप लोग कम से कम एक क्रम बना लोगे, इतना इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, याद रखना। द नेम ऑफ ओसीपी दैट इज ऑर्च कलर्ड पॉटरी, गेरुए रंग की पॉटरी वॉज गिवन इन हस्तिनापुर। ठीक है, तो हस्तिनापुर इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से हमको एक कॉपर होर्ड ढेर सारा मिला है।
जिसको हम कॉपर होर्ड कल्चर भी बोलते हैं, CSC भी बोलते हैं, और यहाँ से OCP पॉटरीज भी मिली हैं। तो इस पॉटरी को जनरली हम रिलेट करते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड से। किस पीरियड से? चाल्कोलिथिक पीरियड से। तो हो सकता है कभी दूसरे तरह से क्वेश्चन पलट के पूछ दिया, ये जो ऑर्च कलर पॉटरी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर, तो चाल्कोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। द साइट इन इंडिया वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन मेटल हैज बीन फाउंड थ्रू एक्सकवेशन। ठीक है, तो जो इंडिया में कौन सी ऐसी साइट है जहां से सबसे प्रथम जो है हमको साक्ष्य मिले हैं आयरन मेटल के यूज का, एक्सकवेशन में मिला है, तो ये है आपका अतरंजी खेरा। अब ये कहाँ पड़ता है? तो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है अतरंजी खेरा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में टू बी प्रिसाइज पूछा तो एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे? एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अतरंजी खेरा। ठीक है, अब एक अहिछत्तर भी है, याद रखना, अतरंजी खेरा और अहिछत्तर में कंफ्यूज मत होना। अहिछत्र जो है ये पांचाल की सदर्न कैपिटल है। ठीक है, सदर्न कैपिटल ऑफ पांचाल किंगडम। ठीक है, अहिछत्तर बरेली में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अहिछत्तर है, अतरंजी खेरा है, 1998 में पूछा गया है। ठीक है, अतरंजी खेरा। लेकिन अभी जो कुछ रिसेंट डिस्कवरी हुई हैं तो इससे पुराने जो है एविडेंसेस हमको साउथ से मिले, लेकिन अभी वो स्टैब्लिश नहीं है। तो अतरंजी खेरा अभी भी हमारा वो है, 1998 में पूछा गया। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। इन द कॉपर एज पीपल इन महाराष्ट्र बरीड द बॉडीज ऑफ द डेड, ठीक है, अंडर द फ्लोर। ठीक है, तो कॉपर एज बेसिकली ये जो दायमाबाद वगैरह है, दायमाबाद आप सुनते हो कि सदर्न मोस्ट IVC साइट है, लेकिन ये चाल्कोलिथिक साइट भी है। कैसी है? चाल्कोलिथिक साइट भी है, यानी जो ताम्रपाषाणकालीन साइट भी है दायमाबाद। तो दायमाबाद, इनाम गांव आर द टू इंपॉर्टेंट साइट्स इन महाराष्ट्र, दायमाबाद एंड इनाम गांव। इनकी लोकेशन आप लोगों को देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो बरी करते थे लोगों को, वो क्या करते थे? अपने घर के अंदर ही दफना देते थे, फ्लोर के अंदर ही। और डायरेक्शन पूछा था तो जनरली नॉर्थ टू साउथ दफनाते हैं। आज भी हम अपने यहाँ पे यूपी में जो डेड्स को रखते हैं, लाश को रखते हैं इन हिंदू कल्चर, तो नॉर्थ में जो है नॉर्थ में सर करते हैं। और जिंदा इंसान जो है सोता है तो उसको कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ सर मत करिए। तो उसका साइंटिफिक भी कुछ महत्व है और हमारा एंशियंट भी हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 3 पीरियड डिवीजन ऑफ स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन एज वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द। ठीक है, तो ये जो 3 फेज का डिवीजन हुआ है जिसको हम कहते हैं स्टोन एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ये किस बेसिस पे किया गया है? तो मटेरियल ऑफ द जो कोपेनहेगन म्यूजियम है बाय थॉमसन, इसके बेसिस पे किया गया है। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब पूछेगा कि जो आपका 3 फेज डिवीजन है, ठीक है, 3 फेज डिवीजन है किसका? स्टोन एज का, जिसको हम पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और मेजोलिथिक एज। ठीक है, ये इसको किसने किया? तो 1867 में अटलेकर या एल्टेकर ने किया है। ये आप ध्यान रखना, एल्टेकर ने किया है। ठीक है, क्लियर रहेगा। द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, तो इट वॉज अ आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले पुरापाषाण काल की एक कुल्हाड़ी खोजी थी। ठीक है, जिसको हम हैंड एक्स कहते हैं, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। ये कुछ नहीं था हैंड एक्स। हैंड एक्स वो जस्ट पीस ऑफ स्टोन, जो पूरा पाषाण काल का हैंड एक्स है, इट वॉज जस्ट ए पीस ऑफ स्टोन, कोई हैंडल नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये जो हैंड एक्स है, ठीक है, इसी को कुल्हाड़ी की तरह लोग यूज करते थे कुछ काटने पीटने के लिए। और ये सबसे पहले इस तरह की कुठार जो खोजी गई बाई रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, और कहाँ से? तो तमिलनाडु, चेन्नई के पास में जगह है पल्लावरम। ठीक है, पल्लावरम से खोजी गई। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब ये जो है, इसको जो ये हैंड एक्स है, जो सिंपल स्टोन का टुकड़ा है, इसके लिए जो हम टर्म देते हैं इसको हम बोलते हैं कोर टूल। क्या बोलते हैं? कोर टूल। ठीक है, लेकिन जब बाद में आओगे तो आप, ठीक है, यानी जो ये बेसिकली लोअर पैलियोलिथिक टाइम पे यूज हो रहा है। ठीक है, बाद के समय में यानी अपर पैलियोलिथिक और जो है मिडिल पैलियोलिथिक में हमने क्या किया कि इंसान इसी तरह से यूज कर रहा होगा इस पत्थर को, टुकड़े को, हैंड एक्स की तरह से, और चलाते 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 कहीं पत्थर से टकराया होगा, तो मे भी इसके 2 पार्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट जो टूटा हुआ होगा, इसका जो किनारा है ये बहुत शार्प यानी चोक है।
ठीक है, बहुत शार्प एजेस का है, ठीक है, कहीं भी लगे कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो शार्प एजेस वाला टुकड़ा है, ये जब मिला इंसान को, ठीक है, मिला, तो इससे इसको काटने में, छाटने में या चमड़ा उधेड़ने में आसानी हुई शार्प एजेस की वजह से, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को तो हमने बोल दिया कोर टूल, ठीक है। अब इसको क्या बोला है, ठीक है, ये जो आपका ये फ्लेक टूल हो गया, ठीक है, ये फ्लेक जो निकल के आया चाकू की तरह, ये फ्लेक टूल हो गया। क्लियर रहेगा? ओके, फ्लेक और कोर टूल में अंतर ये है। नाउ द एक्सक्वेशन ऑफ कॉपर इज साइट नौदातोली वॉज डन बाई, ठीक है। अब नौदातोली है कहाँ पे, तो एमपी में है, अभी देखा था, पूछा भी हुआ है, डन बाई। तो इसको एच.डी. संकालिया ने खोजा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2008 में लोअर पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमबेटका केव आर फेमस फॉर, तो द केव्स आर फेमस फॉर मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग्स। कब की? मेसोलिथिक टाइम की। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक, यानी जो सबसे बाद का पैलियोलिथिक एज है, अपर पैलियोलिथिक के पेंटिंग्स के एग्जाम्पल नहीं मिले हैं। तो पेंटिंग कब से स्टार्ट हो गई है? पेंटिंग वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एज। जब इन एज को समझाऊंगा तो आपको समझना इजी हो जाएगा। तो लेट टेक अ ब्रेक, ठीक है। यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं अपर और लोअर पैलियोलिथिक के बीच में अंतर, है ना। तो हम स्टोन एज को ही थोड़ा सा समझ के चलते हैं, ठीक है। सो फॉर द ईज ऑफ स्टडी जो है, अल्टेकर ने इसको डिवाइड किया इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है? पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल, पैलियो मतलब बहुत प्राचीन, और लिथिक मतलब स्टोन, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक, ठीक है। नियो मतलब नया, मेसो मतलब मध्य, ठीक है। ये 3 फेजेस हैं। पैलियोलिथिक को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 3 फेजेस बेस्ड ऑन डिस्कवरीज जो भी हुई हैं, और बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डिवीजन है, टूल के बेस पे डिवीजन है, कैसे कैसे टूल रहे, ठीक है। इंसान कैसा कैसा टूल यूज करना चालू किया, शिकार का क्या पद्धति रही। तो ये सोचिए कि जो पैलियोलिथिक का पीरियड इन इंडिया, ठीक है, वैसे पैलियोलिथिक 20 लाख साल से हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में पैलियोलिथिक पीरियड वो स्टार्टेड अराउंड 6 लाख बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, 6 लाख साल पहले, ठीक है, स्टार्ट हुआ पैलियोलिथिक। अब 6 लाख साल पहले आप अज्यूम करिए, अगर हमने बचपन में भी देखा होगा, तो ये आइस एज का पीरियड है, ठीक है, और ये चला 1 लाख तक, है ना, मतलब आज से 1 लाख साल पहले तक। अब सोचिए कि 1 लाख साल पहले तक कुछ जो है थोड़ा सा वेदर में चेंज आना चालू हुआ है, यानी थोड़ा थोड़ा मौसम गर्म होना चालू हुआ है, ठीक है। अब ये इसको हमने बोला कि ये सबसे लोअर पैलियोलिथिक एज है, सबसे निचला, है ना, लोअर पैलियोलिथिक एज। अब इस 1 लाख से, है ना, 1 लाख से 40,000 तक हमको मिडिल पैलियोलिथिक एज मिलता है, तो एक तरह की चीज़ें, ठीक है। इसको हम मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इस समय मौसम मोर और लेस ऐसा ही रहा होगा, ठीक है, इसी तरह से रहा होगा 1 लाख से 40,000। डेट जो है वैरी करेंगी, 4-5 साल, 10 साल, 20 साल, 40,000। अभी समझने के लिए हम समझ रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज है 1 लाख से 40,000। अब इस समय मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, बट मोर और लेस सेम है, लेकिन इससे बहुत अलग है। अब हमने बात की कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है टूल्स की, वो कोर इंडस्ट्री है, और यहाँ पे फ्लेक इंडस्ट्री है मिडल वाले में, ठीक है। अब ये जो 40,000 है, ठीक है, मिडल से आते हैं अपर पे, सॉरी हाँ, लोअर अपर पे। तो ये सबसे पहले लोअर, फिर मिडल, फिर अपर। अपर सबसे लेटेस्ट है पैलियोलिथिक में, पूरा पाषाण काल में। तो जो अपर पे आते हैं, तो ये 40,000 से लेके 10,000 साल तक है। अब सोचिए कि यहाँ पे क्लाइमेट में मेजर चेंज हो रहे हैं, है ना, मेजर चेंज हो रहे हैं, जानवर कुछ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बड़े जानवर नहीं हैं, तो इंसान को शिकार करना, पेट भरना, क्योंकि जानवर छोटे छोटे हो गए, क्लाइमेट गर्म हो रही है, ठीक है। तो अब शिकार जो है उतना आसान नहीं रह गया, ठीक है। और वो बड़े जानवर हैं, उनको भाला फेंक के मार सकते थे, उनको इस तरह से मार सकते थे, लेकिन अब ये जो छोटे जानवर ये भग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। तो इसके लिए इनको चाहिए मिसाइल टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी?
मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है? प्रक्षेपण, यानी धनुष, तीर, भाला, इस तरह की चीजें कि ये एक जगह से फेंक के दूसरी जगह मार दे, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप होगी इसी टाइम पीरियड पे, और यही टाइम पीरियड है 10,000 आते आते मौसम आपका पूरा गर्म हो रखा है, मतलब क्लाइमेट चेंज होने वाले स्टेज पे है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज आसपास हो रखा है, तो यानी यहाँ पे यही पीरियड है जब इंसान का आर्टिस्टिक एंडेवर जो है वो डेवलप हो रहा है, यानी पेंटिंग करना सीख गया इंसान, थोड़ा सा पेंटिंग करना सीख गया, एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहा है, जानवर का पालन कर रहा है, ठीक है, डोमेस्टिकेट कर रहा है, ठीक है, डोमेस्टिकेट कर रहा है, हस्बेंड्री कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री। डोमेस्टिकेशन तो थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री चालू हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होने लगी हैं। तो ये पूरा का पूरा पैलियोलिथिक। अब मेसोलिथिक इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन फेज। मौसम चेंज हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी कुछ नई है। तो ये बस जो है 10,000 से लेके 6,000 या 7,000 साल, यानी 3,000 साल का समय है। ये ट्रांजिशन फेज है बिटवीन नियोलिथिक और मेसोलिथिक। नियोलिथिक में आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एग्रीकल्चर, सेटल्ड लाइफ, मतलब घर बना के लोग रहने लगे हैं, सेटल्ड लाइफ, विलेज सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भीमबेटका केव आर फेमस फॉर रॉक पेंटिंग। तो कब की? अपर पैलियोलिथिक की भी मिलेंगी और मेसोलिथिक की भी मिलेंगी। यही समझाने के लिए इतना डिस्कशन हमने किया है। अपर पैलियोलिथिक की भी मिलेंगी, साथ में मेसोलिथिक पीरियड की भी पेंटिंग हमको यहाँ से मिलेंगी। देन बात करते हैं दमदमा आर्कियोलॉजिकल साइट इज रिलेटेड टू मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो हमने आज स्टोन एज देखा है। आज हमारा जो है पहला लेक्चर था, ठीक है। तो इसको शॉर्ट रखते हैं। अगली वीडियो से जो मैंने बोला ना 14 स्लाइड्स में कवर करने की बात की थी कि विल कवर दिस थिंग्स इन 14-15 क्लासेस। तो 15 क्लास इसीलिए मैंने एक्सटेंड की है कि पहली क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने बस स्टोन एज वाले जो क्वेश्चन हैं, पाषाण काल वाले जो क्वेश्चन हैं, उनको कवर किया है। स्टोन एज में कुछ फैक्ट्स बच गए हैं, जैसे हमने रॉबर्ट ब्रूस वुड की बात की है, रॉबर्ट ब्रूस वुड की बात की है। ये डिस्कवरर हैं पहले हैंड एक्स का, फर्स्ट हैंड एक्स, हस्त कुठार जो है, कहाँ से? पल्लावरम, तमिलनाडु से, ठीक है। इसी के साथ हमको एक इंसान मिलते हैं, अरुण सोनकिया। ये पहली बार जो है ह्यूमन स्केलेटन, किस चीज का? ह्यूमन जॉ स्केलेटन, जो आपका जॉ है, जहाँ पे दांत होता है, इसका जो एक पीस ऑफ टुकड़ा इनको मिलता है, और ये एनालाइज करते हैं कि ये निएंडरथल मानव का है, और टू बी प्रिसाइज 28 से 30 साल की किसी महिला का है। और ये मिला कहाँ से है अरुण सोनकिया को? तो नर्मदा वैली से मिला है, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में, और टू बी प्रिसाइज तो हथनौरा नाम की जगह है, ठीक है। तो इतना प्रश्न आपसे बन सकता है यहाँ से, हथनौरा से। अब और थोड़ी सी बात करते हैं, अरुण सोनकिया, रॉबर्ट ब्रूस वुड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, हमने एसी कार्लाइल के बारे में देख ही लिया है, लेकिन अभी जो हमारे आदि मानव है, ठीक है, यानी आदि मानव यानी आपके जो निएंडरथल्स वगैरह हैं, इनसे भी पुराने कुछ साक्ष्य आपको जो है आपके शिवालिक रेंज है यहाँ पे मिले हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो शिवालिक की वैली है, जो निचली घाटी है, ठीक है, हिमालय की, यहाँ पे हमको आदिमानव से पहले के कुछ, मतलब ये आदिमानव नहीं है, जैसे चिंपैंजीज वगैरह हैं इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब एप हैं, क्या हैं? एप हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस एप हैं। इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कहाँ से? शिवालिक से। तो आंसर आपका शिवालिक होगा। बट ये जो है आदि मानव नहीं है, एप हैं, ठीक है, एप हैं और बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो इनको जो नाम दिया गया, क्योंकि इंडिया से मिले हैं, तो शिवा पिथेकस याद करना आसान होगा, रामा पिथेकस एंड ब्रह्मा पिथेकस। तो ये 3 नाम याद रखना, यहां से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले जब मैंने बात की कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री 3 पार्ट में है, तो विल कवर इन 3 पार्ट्स ओनली। और अब वाली जो वीडियोज होंगी वो बहुत लॉन्ग वीडियोज होंगी, 2-3 घंटे की भी हो सकती हैं, क्योंकि डिस्कशन आप देख रहे हो कि किस लेवल पे हम एक्सप्लेन करके डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो डिस्कशन लंबा होगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट कि आपका जो RO ARO प्रीलिम्स होने वाला है,
आरओ एआरओ प्रीलिम्स होने वाला है। दिस इज जस्ट पीवाईक्यू डिस्कशन, लेकिन हम एक कंप्लीट सेशन लेके आएंगे जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपका छूट जाएगा आपके आरओ एआरओ प्रीलिम्स के लिए, इंक्लूडिंग हिंदी। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होगा, बिलीव मी दिस प्रोग्राम विल बी टॉप नॉच एंड बेस्ट इन द मार्केट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर कोशिश होगी कि हर कुछ चीज आपको कवर करवा दिया जाए। ठीक है, ताकि आप जो है उसको लिंक कर पाएं। ठीक है, और 2025 वाला जो पेपर हुआ है उस पेपर को ध्यान में रख के वो तैयारी करवाई जाएगी। 3 महीने इज मोर देन सफिशिएंट, अभी हैं अपने पास 3 महीने। ठीक है, तो उस प्रोग्राम्स पे अपडेट आपको थोड़ी दिनों में मिल जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम पे अपडेट, और फी भी बहुत नॉमिनल होगी, बहुत हाई फी नहीं होगी। यानी आप ये मान के चलो कि मार्केट में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनसे 50% प्राइस पे ये प्रोग्राम होगा। ठीक है, कुछ लोग तो जूम क्लासेस पे ऐसे डिस्कशन करके पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरेक्टिव कैसे होगी। ठीक है, तो हम लाइव क्लासेस ही रखेंगे और जूम वगैरह नहीं होगा, प्रॉपर स्लाइड से होगा। ठीक है, स्लाइड से होगा और बगल में आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, सारी चीजें विल डिस्कस। ठीक है, तो ये 2-4-10 दिन में हम प्रोग्राम अनाउंस कर देंगे और यही तरीका होगा जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसा मेरा एक्सपर्टीज है इन हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है आपके यूपीपीसीएस में। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला दो तो 40 के आसपास प्रश्न आते हैं, प्लस करंट अफेयर भी मैं देखता हूँ। ठीक है, तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे मेरी पकड़ है। ठीक है, जिनको मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो बने रहिए। अगली 3 क्लासेस में हिस्ट्री खत्म होगी, टोटल अब से 14 क्लासेस लगेंगे जिसमें आपका ये डिस्कशन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।